हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्कूल ऑफ जनरल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा अपरदन के परिणाम। और ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल जो आपके पेपर में दिए हुए हैं, जो सिलेबस में मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने मृदा अपरदन के प्रकार देखे थे, राइट। और उसके बाद दोस्तों हमने ये डिस्कस किया था कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि अपरदन बेसिकली दो तरीक़ों से होता है, एक है जल अपरदन, दूसरा है वायु अपरदन। जल अपरदन के संबंध में हमने पानी के बहाव के आधार पर डिस्कस किया था कि अगर पानी बहुत तीव्र बह रहा है, भूमि समतल है, तो वहाँ पर परत अपरदन की संभावना प्रबल हो जाती है। फिर जहाँ पर ऐसा डिस्कस किया था कि कहीं पर अवनलिका अपरदन देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको रेल अपरदन देखने को मिलेगा। फिर वहीं दोस्तों हमने वायु अपरदन के संबंध में जानकारी ली थी कि वायु अपरदन बेसिकली भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाएगा। फिर उन शुष्क क्षेत्रों में भी दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, जहाँ पे शुष्क भूमि पाई जाती है, वहाँ पर वायु अपरदन की संभावना देखने को मिलेगी। हमने एक डेटा भी लिया था कि भारत की जो 60% भूभाग है, वो जो स्थल पाट है, उसका 60% क्षेत्र मृदा अपरदन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हमने ये भी देखा था कि भारत में अलग अलग जगहों पर किस किस प्रकार के अपरदन होते हैं। फिर हमने कई जगहों पर देखा कि कहीं पर अवनलिका अपरदन के साथ साथ परत अपरदन की भी संभावना है, राइट। कहीं पर ग्लेशियर अपरदन है। हमने देखा था कि जो पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर झूम कृषि के कारण दरअसल वहाँ पर एक विशेष प्रकार का अपरदन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज हम इन सब अपरदन के पहले परिणाम डिस्कस करते हैं कि आखिर हम इसके विषय में सोचना प्रारंभ क्यों किए, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके उपायों को डिस्कस करते हैं, ताकि एक अच्छा कंटेंट हमारे पास डेवलप हो सके। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा कुछ पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि एक मोटिवेशन हमारे लिए हो, हम इस काम को कंटिन्यू आपके लिए कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं दोस्तों सबसे पहले कि आखिर अपरदन में हमें और कौन कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझना है, ठीक है। तो देखिए, मृदा अपरदन के परिणाम और मृदा अपरदन के परिणाम हुए क्या। आखिर अपरदन की इस गंभीर समस्या भारत में मौजूद है। नेचुरल रीजंस हैं दोस्तों, तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से हम अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करते हुए, उपयोग करते हुए, हम अब तक क्या कर पाए हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो पहले परिणाम देखते हैं, और इन परिणामों ने ही दरअसल दोस्तों हमको मजबूर कर दिया कि हम इनके लिए सोचना प्रारंभ करें। तो देखिए, भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था, आपने हमेशा सुना होगा कि कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया है। बेसिकली जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे लैंडस्लाइड की घटना बढ़ती चली जा रही है। बादल फटते हैं, बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, पेड़ बचे नहीं हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। अब वो नहीं रहा, पेड़ नहीं रहे, तो मिट्टी दरअसल अपरदित हो गई और कई जगहों पर पूरी पूरी चट्टान आकर के रोड में गिर जाती है। आपने हमेशा सुना होगा, 4 धाम यात्रा बंद हो गई क्योंकि वहाँ पर भूस्खलन हुआ। तो ये बहुत आम घटना जो वर्तमान में देखने को मिल रही है, और बेसिकली इन हिली एरियाज़, ठीक है। दूसरा, मृदा की उर्वरा ऊपरी सतह का ह्रास होता है। कुल मिला के उर्वरता जो है मिट्टी की घट जाती है। क्यों घट जाती है हमने डिस्कस किया है। भूमिगत जल स्तर में भी गिरावट आती है, बिल्कुल सही बात है, हमने इसे भी डिस्कस किया है। मृदा में नमी कम हो जाती है। अब वनस्पतियों का सूखना और शुष्क भूमि क्षेत्र में विस्तार होना, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। और ये बेसिकली दोस्तों होता क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ओनली, ठीक है। तो एक टॉपिक है दोस्तों, जब पर्यावरण आप पढ़ेंगे तो भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख क्षेत्रों और उसके मतलब आंदोलनों के साथ साथ आपको वो कारण भी बताने पड़ेंगे जिसके कारण हम अब वर्तमान में सोच रहे हैं कि हमको इन सभी चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देख लीजिए, वनस्पतियों का सूखना और शुष्क भूमि क्षेत्र में विस्तार होना। अगला पॉइंट, सूखा और बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, आप सभी को पता होगा। नदियों एवं नहरों की पेटियों में अवसादों का जमा होना, जाहिर सी बात है। अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
क्योंकि दोस्तों अगर हमने ये डिस्कस किया था कि जो भारत की 60% स्थल पाट है वो इस अपर्दन की बेसिकली बीमारी कह लीजिए, समस्या से ग्रसित है। अब अपर्दन की समस्या से ग्रसित है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है अपर्दत भूमि के कारण जो हमारे सिंचित क्षेत्र होने चाहिए थे, जो उपजाऊ क्षेत्र होने चाहिए थे, जहाँ से हम कृषि कर पा रहे थे, उस कृषि क्षेत्र में दरअसल क्या हो गई दोस्तों, कमी आ गई। उस कृषि क्षेत्र में कमी आ गई दोस्तों, तो डायरेक्ट मतलब क्या है, हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि क्षेत्र में कमी आएगी, प्रोडक्शन में कमी आएगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट एक रीज़न था जो निकल के सामने आया। फिर सरकारी राजस्व से हानि होगी, बिल्कुल सही बात है। जब हमको अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी तो राजस्व में भी हानि होगी, हमारा क्षेत्र घटेगा और राजस्व क्षेत्र भी घट जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों जल जमाव और निचालन, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मृदा के पोषक तत्वों को में कमी आ जाएगी। अपराधियों और डकैतों को छुपने की जगह, बिल्कुल आपने देखा होगा चंबल घाटी, ठीक है, चंबल घाटी में एक बहुत फेमस डाकू, ठीक है, आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। ओके, तो बहुत सारे डाकू हुए, आपने पान सिंह तोमर का नाम सुना होगा, उसके पहले फूलन देवी थी। तो इस टाइप से बहुत सारे डकैत उस क्षेत्र में हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है दोस्तों कि अगर दरअसल अपर्दन होता है तो एक विशेष प्रकार की घाटी नुमा संरचना का निर्माण होता है और ये इन डकैतों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान बन जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि हम इसके विषय में सोचना प्रारंभ किए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि मृदा संरक्षण बेसिकली इसके संबंध में और इसके महत्वपूर्ण उपाय है। अब इसके बारे में हम सोचकर कौन कौन से स्टेप ले पा रहे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मृदा संरक्षण 125 करोड़ भारतीयों के सुपोषण का ध्यान रखते हुए मृदा संसाधन के उचित उपयोग और इसके संरक्षण के लिए उचित उपाय किया जाना आवश्यक है। ये एक सोच डेवलप हुई और उसके बाद दोस्तों हमने किया क्या, या हम किस स्टेप पर आगे बढ़ रहे हैं, इसे देखते हैं। तो मृदा संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण उपाय, सबसे पहले वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मृदा अपर्दन में कमी लाता है। वृक्ष न केवल मृदा की ऊपरी परत को जल द्वारा बहाकर ले जाने या हवा द्वारा उड़ाए जाने से रोकते हैं, बल्कि जल के रिसाव को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, मृदा में जो नमी होती है और उसके जल स्तर को भी बनाए रखने में इसका विशेष योगदान। साथ ही दोस्तों यही कारण है कि नदियों, नहरों, झीलों, सड़कों एवं रेल लाइन के किनारे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की हुई है कि आपको सामाजिक वानिकी को बढ़ाना है, यानी कि पेड़ों को लगाना है। आप जहां मौका पाइए पेड़ लगाइए। और दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ अपनी लाइफ में पेड़ जरूर लगाइए। राइट, एक पेड़ लगाइए, उसे पालिए, पोसिए, बड़ा कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर वो बड़ा होता है और आपके सामने मौजूद होता है तो आपसे ज़्यादा किसी को प्रसन्नता नहीं होगी। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि दोस्तों पेड़ जरूर लगाइए। राइट, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आप आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे अपने एक सिंपल एफर्ट्स के द्वारा। राइट, और देखिए इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे अगर आप प्लांटेशन करते हैं। तो प्लीज़ प्लांटेशन कीजिए और वृक्ष मित्र बनिए। ठीक है, वृक्ष मित्र जरूर बनिए। ओके, आगे पढ़ते हैं। यह मृदा अपर्दन को रोकने का सबसे उत्तम उपाय है। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मृदा अपर्दन रोकना चाहते हैं, CO2 के परसेंटेज को बैलेंस करना चाहते हैं, ऑक्सीजन के परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पृथ्वी ठंडी रहे, तो प्लीज़ प्लांटेशन जरूर कीजिए, प्लांट जरूर लगाइए। ओके, तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए ये बहुत ही एक भयानक पिक्चर है दोस्तों, क्योंकि एक पेड़ जो पहले पौधा बनता है, पौधा डेवलप होता है बीज से। दरअसल जो प्लांटेशन होता है वो बीज के माध्यम से बहुत कम होता है। अब प्लांटेशन ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको 4 से 5-6 फीट के पेड़ आजकल नर्सरी में गवर्नमेंट अवेलेबल करवा रही है। लेकिन इसे पेड़ बनने में दोस्तों और दरअसल उपयोगी होने में बहुत बड़ा समय लगता है और कोई काटने वाला इसे एक पल में काट देता है। देखिए दोस्तों ये कितनी रेयर
और कितनी भयानक पिक्चर है दोस्तों। दरअसल आप इसे ध्यान से देखिए, कितने सारे पेड़ कट रहे हैं। अगर ये पेड़ कट रहे हैं अभी, अगर यहाँ पर कोई जल आ रहा है, कोई ऐसी नदी बह रही है, या अचानक से बादल फट रहा है इस पूरे क्षेत्र में, तो दोस्तों अब पानी यहाँ से बहकेगा नहीं, पानी अपने फुल प्रकोप में आएगा। और पहले दोस्तों जो डाइवर्ट हो सकता था इन पेड़ों के द्वारा, और साथ ही साथ वो मिट्टी जो इन पेड़ों की जड़ों को बांधे रखती थी या बंधी रहती थी, वो अब नहीं रहेगी। और दरअसल दोस्तों यहाँ पर भूस्खलन की प्रबल संभावना देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों आगे के क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र होंगे वहाँ पर बाढ़ की भी प्रबल संभावना देखने को मिलेगी। तो ये बहुत दिमाग में अपने पिक्चर बैठा लीजिए कि अगर वृक्षारोपण की अतिरिक्त कटाई होती रहेगी तो दोस्तों बहुत ही बुरे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं दोस्तों कि आज इसके विषय में सोचा जा रहा है, पहले भी सोचा जा चुका है। आप सभी ने देखा होगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन चला था दोस्तों, जिसे कहा गया है चिपको मूवमेंट, यानी कि चिपको आंदोलन। 1974 में दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी। आई थिंक 26 मार्च, यस 26 मार्च, ठीक है 26 बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िएगा आप सभी लोग चिपको मूवमेंट के बारे में, राइट। 26 मार्च 1974, 1974 में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और दरअसल ये मूवमेंट था जो एक व्यावसायिक कटाई के विरोध में शुरू हुआ था। इनमें 3-4 सदस्य थे, आई थिंक 3 सदस्य थे जिनका विशेष योगदान था। इनमें एक गौरा देवी थी और चंडी प्रसाद भट्ट थे और सुंदरलाल बहुगुणा जी, राइट। तो गौरा देवी चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, राइट। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे जिन्होंने इस आंदोलन को बेसिकली क्या किया था दोस्तों, इनका नेतृत्व किया था, राइट। पेड़ को पकड़ करके दोस्तों, और उनको छोड़ते नहीं थे, पेड़ पकड़ के रख जाते थे। और दरअसल ये मूवमेंट भावात्मक रूप से और अहिंसात्मक रूप से बहुत बढ़ा, ठीक है। और इसने अपनी अलग पहचान बना ली। और दोस्तों पहचान है तभी तो दोस्तों आज हम इसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसे शुरू किया था। और बेसिकली दोस्तों लोग पेड़ों को पकड़कर खड़े हो जाते थे और कटाई का विरोध करते थे। तो ये था चिपको मूवमेंट। क्यों किया गया था उस वक्त दोस्तों? मृदा अपरदन की समस्या को तो ध्यान में नहीं था लोगों के। उस समय लोग वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहते थे और वृक्षों की कटाई को रोकना चाहते थे। लेकिन दोस्तों बाद में ये जानकारी मिली कि वृक्ष न केवल इन्वायरमेंट बैलेंस रखते हैं, बल्कि ये एक बड़ा रीज़न भी है जो मृदा अपरदन को भी ये रोकते हैं। तो याद रखिएगा, वृक्षों की निर्बाध कटाई को हमें रोकना होगा। अगला है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण के बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं दोस्तों। छोटी नदी है तो छोटा बांध, बड़ा जलाशय क्षेत्र है, बड़ी नदी है तो बड़ा बांध बना करके पानी को रोक करके उसके पोटेंशियल का यूज करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं उसमें एक डैम बनाया जाता है, डैम से ऊंचाई से पानी टरबाइन पर गिराया जाता है, बिजली बनाई जाती है। दोस्तों इससे होता क्या है कि पानी के पोटेंशियल का आप यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जब पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है तो वहाँ से नहरें बना करके आप सिंचाई को बढ़ावा देते हैं और बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बाढ़ का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। उसका एग्जाम्पल है दोस्तों केरल की जो फ्लड आई थी उसमें हुआ क्या था दोस्तों? दरअसल एक बांध ही था। आपको बताना है किस नदी पर बना था और कौन सा बांध था जिसके गेट खोल दिए गए थे। और उसके बाद केरल ने पिछले 150 सालों में सबसे भयानक बाढ़ को देखा था, ठीक है। तो बाढ़ का नियंत्रण भी आप डैम के माध्यम से कर सकते हैं। भारत में मृदा अपरदन का काफ़ी नियंत्रण, बाढ़ जो बांध होते हैं दोस्तों वो बहुत नियंत्रण कर सकते हैं। बाढ़ वर्षा काल में ही आती है और वर्षा काल में अगर आप जल को संरक्षित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो आप दरअसल ऐसा सब कुछ बांधों के माध्यम से कर सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको बताया नहर, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत चर्चित है केन बेतवा लिंक परियोजना, साहित्य में गंगा कावेरी योजना, राइट। तो इस टाइप की योजना चलाकर भी आप नॉर्थ का पानी साउथ में,
ईस्ट का पानी वेस्ट में पहुंचा करके किसी क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो पानी बह करके दूसरे क्षेत्र में चला जाए तो बाढ़ नहीं आएगी। और ये कब होगा? जब ये सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, एक नहर यहाँ से, दूसरी नहर यहाँ से, तीसरी नहर आगे से, इस तरह से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। और ये सब कर सकेंगे, हर जगह पर पानी को एकत्रित करेंगे, छोटे छोटे बांध बनाएंगे और उन बांधों के माध्यम से नहरें निकाल करके, नहर जोड़ करके ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आगे स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगे, मैंने आपको झूम कृषि के बारे में बताया था। दोस्तों करते क्या हैं, इस तरह से पूरे क्षेत्र में क्या किया जाता है, पहले उस क्षेत्र को ऑब्जर्व करते हैं, उसको जला देते हैं, पूरी भूमि को काट करके फिर वहाँ पर कृषि की जाती है और कृषि के बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। और जब दोस्तों छोड़ दिया जाता है तो दरअसल भूमि का स्वरूप कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए, राइट, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर ये कृषि हो चुकी है, यहाँ पर इस तरह की कृषि करके लोग आगे आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ना ही यहाँ पर वृक्ष हैं, ना ही यहाँ पर कृषि की गई है। तो इस तरह से हो क्या गया, अब यहाँ पर मान लीजिए बहुत तेज यहाँ पर अगर बादल आते हैं, ठीक है, बारिश होती है, तो ये जो क्षेत्र है ये भूस्खलित हो जाएगा, मृदा अपरदित होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो दरअसल जो 7 हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों कि क्या किया जाए, वहाँ की जो स्थानांतरित कृषि है उसे स्थायी कृषि में बदला जाए। ठीक है, वहाँ के किसानों को मोटिवेट किया जाए, बेसिकली जनजातियों द्वारा, एक विशेष प्रकार की जनजातियों द्वारा ये की जाती है, उन्हें मोटिवेट किया जाए कि आप स्थानांतरित कृषि ना करके स्थायी कृषि करें। जो भी आपको सुविधाओं का अभाव है वो सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। ऐसे प्रयास भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर कर रही है। ठीक है, तो ये प्लीज़ इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। फिर रवीन और व्यर्थ भूमियों के उद्धार के लिए जहाँ पर अवनलिका या खड्डों का निर्माण हो चुका है वहाँ पर उनको रोका जाए, अगर संभव है तो वहाँ छोटे छोटे बांध बना दिए जाएं और अवनलिका के मुहानों को बंद कर दिया जाए। ये सारे प्रयास करके भी हम क्या कर सकते हैं, दरअसल भूमि का उद्धार कर सकते हैं, भूमि को सिंचित कर सकते हैं, साथ साथ उपजाऊ भी बनाने की ओर अग्रसर कर सकते हैं वृक्षारोपण करके। ठीक है, और पशुचारण को प्रतिबंधित करके। ये विशेषता जो भारत सरकार इन सभी योजनाओं से जुड़ी योजनाओं पर कार्य अभी वर्तमान में कर रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि समोच्च रेखा जुताई, जिसे कंटूर प्लॉगिंग कहा जाता है। दरअसल ये एक विशेष प्रकार की खेती है। देखिए, ये सीढ़ी नुमा खेती नहीं है दोस्तों, दरअसल ये देखिए बहुत बारीक बारीक यहाँ पर आपको बीच में क्या दिखेगा, ऐसे नाली नुमा संरचना है और इसमें इस तरह से ही कृषि की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ संरचना होने के बावजूद भी आप पानी को बहुत तेजी से फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। जब पानी बहुत तेजी से नहीं फ्लो हो रहा है, पानी जिग-जैग पाथ में जा रहा है, तो उसका पोटेंशियल डाउन हो रहा है, साथ ही साथ उसके पोटेंशियल के कारण हम इसे लंबे जगह तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक, ढाल चढ़ाओ, इस माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भी की जा सकती है और पानी के बहाव को नियंत्रित भी किया जा सकता है। और पानी के बहाव को नियंत्रित करके दोस्तों दरअसल मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। ये एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो कृषि के लिए हम वर्तमान में अपना रहे हैं। स्टेप फार्मिंग भी की जाती है, स्टेप फार्मिंग के अपने अलग यूज़ हैं, उससे कम पानी में बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में दरअसल आप फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एक बाल्टी पानी लीजिए, छत पर अपने छत की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे डालिए, आप देखिए पानी अपने आप सबसे नीचे वाले स्टेप पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यही होता है कि जब ऊपर बेसिकली बारिश होती है तो इस माध्यम से इन छोटी छोटी पतली पट्टियों के माध्यम से पानी बह जाता है और अगर स्टेप फार्मिंग कर रहे हैं तो पानी पूरा नीचे तक आ सकता है और मृदा भी अपरदित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल डाउन हो जाता है। फिर अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का उद्धार कैसे कर सकते हैं। तो ये इसको यहीं पे वीडियो रोक करके इस पूरे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। भारत में लवणीयता या क्षारीयता से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित भूमि जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, पंजाब, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान भी इन समस्याओं से ग्रसित क्षेत्र हैं। उपाय क्या है दोस्तों? मृदा में अगर गोबर और जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो
तो इनके इम्पैक्ट को दरअसल लवणीयता और क्षारीयता को दरअसल हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे जो मृदा लवणीयता और क्षारीयता के आधार पर हम कर सकते हैं। वीडियो यहीं रोकिए, सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। अब दोस्तों अन्य कुछ उपाय देखते हैं जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो हम कैसे अपर्दन रोक सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे बांधों का निर्माण करके नहरों को पक्का बनाना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपने मध्य प्रदेश में पूर्वा नहर परियोजना देखी होगी, बरगी परियोजना देखी होगी। पहले इन्हें कच्चा बनाया गया, बाद में इन्हें पक्का बनाया गया। तो यही कारण दोस्तों कि जहाँ से कच्ची निकलेंगी वहाँ पर पानी का भी लॉस होगा और मिट्टी भी अपरदित होगी। अगर आप पक्की नहर का निर्माण करते हैं तो पानी को बहुत दूर तक बिना मृदा अपरदन के पहुँचा सकते हैं। ठीक है, जैविक उर्वरक खाद दरअसल उसमें उसकी वृद्धि करना है। हमको ऐसे फर्टिलाइजर यूज करने हैं जो नेचुरल तरीके के हों, राइट। कॉस्मेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ हमें कम से कम करना है। वैज्ञानिक फसल चक्र को अपनाना है। ठीक, हम क्या कर सकते हैं मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, जैसे हम गेहूं के बाद दरअसल हम चावल बोते हैं, उसके बाद दोस्तों हम गेहूं बोते हैं। अब इसके बीच में कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी खेत में अगर हम बेसिकली तिलहन या दलहन की खेती करें तो उसमें मिट्टी में कुछ पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाता है और उसके बाद जब फार्मिंग करेंगे तो हमें प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा मिलेगा और मिट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत अच्छा होगा। अब नलिका की भराई के लिए ढालों पर वेदिकाओं का, छोटे छोटे बांधों का निर्माण करके मेढ़ों का निर्माण किया जाना चाहिए। गोबर और हरित खाद का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सतत कृषि की तकनीक को अपनाना चाहिए और स्थानांतरित कृषि पर नियंत्रण लगा करके झूम भूमि को स्थायी भूमि में स्थानांतरित करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों ये पूरा टॉपिक था जो हम मृदा की समस्या के बाद उसके उपायों के संबंध में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से नोट करिए और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और अगर दोस्तों ये सब कुछ आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो इसके बाद का टॉपिक होगा उसमें हमने जो 3 पॉइंट छोड़े हुए हैं ऊपर समस्या के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा द मिनरल्स ऑफ इंडिया एंड इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, राइट। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। सो प्लीज़ स्टे होम, अच्छे से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।